अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम मुस्तफ़ा कमाल की समरी पढ़ेंगे। लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें www.youtube.com/c/sabamam www.youtube.com/c/sabamam। मुस्तफ़ा कमाल जो है ये मैं आपको ना सिर्फ इसकी समरी बताऊंगी आज, बल्कि आपको बताऊंगी कि अगर आपको कोई भी पॉइंट इरिटेट कर रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूज कर रहा है, तो आपने उसको कहाँ से ढूंढना है। क्योंकि मेरे चैनल पर पूरी तरह से डिटेल भी मौजूद है। इससे पहले मैंने टेक्स्ट और सिनोनिम्स को इंक्लूड करते हुए सारे पॉइंट्स की अलग अलग से समरीज भी बनाई हुई हैं। उनको देखना आपके लिए इस से पहले ज़रूरी है। चलिए हम अपना लेसन देखते हैं। पहला हमारा टॉपिक है जो पहली वीडियो आपको मिलेगी वो है मुस्तफ़ा कमाल, टर्की ऑटोमन एम्पायर ऑक्यूपाइड बाय अलाइज। तुर्की पे इत्तेहादी फ़ौजों ने कब्ज़ा कर लिया। 1911 से इत्तेहादी फ़ौजें, जिसमें फ़्रांस शामिल था, इटली शामिल था, और फ़्रांस और इटली के अलावा रूस भी शामिल था, लेकिन वो रूस इस साजिश में शामिल नहीं था तुर्की को टुकड़े टुकड़े करने की। और बाद में इस अलाइंस को आर्मीनिया ने भी ज्वाइन किया, क्योंकि आर्मीनिया एक ऐसी ईसाई रियासत है। तुर्की और उसके इर्द गिर्द पाई जाने वाली जो भी यूरोपियन या ईसाई फोर्सेस मुसलमानों पे हमलावर होती हैं, तो ये ईसाई रियासत उनका साथ देती है। तुर्की पर जब ईसाई रियासतें हमलावर हुई तो आर्मीनिया ने उनका साथ दिया, और इस तरह अलाइज फोर्सेस का हिस्सा बन गया आर्मीनिया भी। फ्रांस और इटली के साथ आर्मीनिया ने मिलकर तुर्की के ख़िलाफ़ तुर्की पर हमले शुरू कर दिए 1911 से। 1914 में इन इत्तेहादियों ने जंग अज़ीम अव्वल शुरू कर दी पूरी दुनिया के ख़िलाफ़। चूँकि तुर्की पर ये पहले से हमले कर रहे थे, इसलिए तुर्की के पास और कोई चॉइस ही नहीं थी कि इसकी ऑपोजिशन से मिल जाए। चुनांचे तुर्की जर्मनी से मिल गया। जर्मनी को अनफॉर्चुनेटली 1918 में शिकस्त हो गई इस जंग अज़ीम में, जिसकी वजह से क्या हुआ कि तुर्की जो है उस पर वो भी ऑटोमेटिकली हार गया। हालांकि तुर्की की अभी तक पूरी लड़ाई नहीं हुई थी, लेकिन वहाँ के जो बादशाह थे महमद IV, उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि इन आलमी फ़ातहीन से लड़ाई मुमकिन नहीं है। चुनांचा उन्होंने सरेंडर कर दिया, फ़ौज को डिसबैंड कर दिया, ख़त्म करने का ऐलान किया, और उन्होंने कहा कि जहाँ भी फ़ौज मौजूद है तुर्की की, वो डिसबैंड कर दी जाए। इत्तेहादियों को दावत दी कि बादशाह से मिलकर वो हुकूमत तुर्की में बनाएं, और उन्होंने तुर्की की फ़ौज को ख़त्म करने के बाद अलाइड फोर्सेस की फ़ौज को ही तुर्की की फ़ौज करार दे दिया। लेकिन भला किसी काबिज़ की फ़ौज कभी आपकी फ़ौज बनती है? ऐसा तो कभी भी नहीं होता। बस बादशाह सलामत का ये कहना था कि बस मुझे बादशाह रहने दो, बाकी जो है ये तुर्की जो है आज इस पर मिल के रूल करते हैं। लेकिन अलाइड फोर्सेस तुर्की का नाम निशान ख़त्म करना चाहते थे, क्योंकि ये उस वक्त सल्तनत उस्मानिया थी। ये वो वाहिद मुसलमान सल्तनत थी जो ईसाई रियासतों के आप कह लें कि ईसाई रियासतों के मंसूबों में एक बहुत बड़ी रुकावट थी, और वो सल्तनत उस्मानिया का नाम दुनिया से मिटाना चाहते थे। वो यहाँ पर आने से पहले ही ये प्लान बना कर आए थे कि तुर्की के टुकड़े टुकड़े कर देंगे ताकि इसका नाम ही दुनिया से ख़त्म हो जाए। चले दूसरा पॉइंट, तो अब तक ये हुआ है कि तुर्की पर अलाइड फोर्सेस ने कब्ज़ा कर लिया है। दूसरा पॉइंट ये है कि अपॉइंटमेंट ऑफ मुस्तफ़ा कमाल एज गवर्नर जनरल। जैसे ही बादशाह सलामत ने ऐलान कर दिया कि तुर्की की अपनी फ़ौज को मुंतशिर कर दिया जाए, डिसबैंड कर दिया जाए, वो घर चली जाए, और आज से अलाइड फोर्सेस ही तुर्की की अपनी फ़ौज होगी, तो तुर्की की जो अलाइड फोर्सेस थी उन्होंने फ़ौरन पुलिस का निज़ाम संभाल लिया, बंदरगाहों का निज़ाम संभाल लिया। तुर्की जो है, अगर आप ये वाला देखेंगे ना, ये सेकंड वाली वीडियो अपॉइंटमेंट ऑफ मुस्तफ़ा कमाल एज गवर्नर जनरल, इसमें मैंने आपको मैप से समझाया हुआ है कि तुर्की का जो मैप है उसके चारों तरफ समंदर है। एक तरफ मेडिटेरेनियन सी है, एजियन सी है, दरमियान में मरमरा सी है, और उसके ऊपर जो है वो ब्लैक सी है। ये सारा जो है तुर्की, और बॉस्फोरस भी है वो भी एक चैनल है समंदर का जिसको हम आबनाई कहते हैं। वो ये सारा आपको ये मैप के साथ एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी आपको जब आप ये सेकंड वाली वीडियो पे जाएंगे, अपॉइंटमेंट ऑफ मुस्तफ़ा कमाल एज गवर्नर जनरल ऑफ ईस्टर्न प्रोविंसेस। जैसे ही बादशाह सलामत ने ऐलान किया कि तुर्की की फ़ौज अपने घर जाए, तो तुर्की की फ़ौज तो अभी पूरी तरह से हारी नहीं थी। तुर्की के जो ईस्टर्न प्रोविंसेस थे, वेस्टर्न, अब तुर्की को आपको ये समझना, इस पॉइंट पे तुर्की के मैप को आपको समझना ज़रूरी है। तुर्की का कुछ हिस्सा एशिया में है, कुछ यूरोप में है। जो हिस्सा एशिया में है वो मशरक़ी आप कह लें कि मगरबी हिस्सा है,
ठीक है, उसमें ही तुर्की का कैपिटल मौजूद था जिसका नाम था इस्तांबुल। और दूसरा हिस्सा जो मशरक़ी सूबों पर मुश्तमिल है वो इसका एशिया में है, वो एशियाई सूबे कहलाते हैं। वो एनाटोलिया जो है, ईस्टर्न सूबे भी कहलाते हैं या ईस्टर्न एनाटोलिया के सूबे भी कहलाते हैं। यहाँ पर जो ईस्टर्न सूबों में जो तुर्की की फ़ौज मौजूद थी उसने डिसबैंड होने से इनकार कर दिया। जहाँ जहाँ जो भी फ़ौज की टुकड़ी मौजूद थी उन्होंने अलाइड फोर्सेस के ख़िलाफ़ जहाद शुरू कर दिया। जहाँ पे भी अलाइड फोर्सेस आगे बढ़ने की कोशिश करती, अपने बंदे अपॉइंट करने की कोशिश करती, उनको तुर्की की फ़ौजों ने मारना शुरू कर दिया, जिससे ना सिर्फ अलाइड फोर्सेस को बहुत तशवीश हुई बल्कि बादशाह सलामत महमद IV को भी बहुत तशवीश हुई कि ये कौन है जो हमारे हुक्मरानी के रास्ते में कांटे बिछा रहा है। चुनाचा उन्होंने इस बगावत को, हालांकि ये बगावत तो नहीं है, ये तो मुहिब्बुल वतनी है कि एक फ़ौज अपने मुल्क के लिए लड़े। हाँ, बादशाह सलामत उसको हुक्म दे भी रहे हैं कि आप ना लड़ें, लेकिन फिर भी वो फ़ौज लड़ रही है, तो ये तो मुहिब्बुल वतनी थी। चुनाचा इन पैट्रियट्स की पैट्रियाटिक रिवोल्ट को कुचलने के लिए बादशाह सलामत ने डिसाइड किया कि एक ऐसा बंदा जो बहुत मजबूत हो उस फ़ौजी को, और बहुत ज़्यादा मुहिब वतन भी रहा हो उस फ़ौजी को सेलेक्ट करके तो उसको भेजा जाए ईस्टर्न प्रोविंसेस में, एनाटोलिया में, जहाँ पर वो फ़ौज की इस बगावत को कुचल दें। इस मकसद के लिए मुस्तफ़ा कमाल को बादशाह सलामत ने सिलेक्ट किया और मुस्तफ़ा कमाल को ईस्टर्न प्रोविंसेस का गवर्नर जनरल बनाकर भेजा। गवर्नर जनरल जो है वो एक सूबे की ऑल इन ऑल अथॉरिटी होता है। मुस्तफ़ा कमाल जैसे ही गवर्नर जनरल बनाकर भेजे गए और ब्लैक सी में वो दाखिल हो गए, यानी ईस्टर्न प्रोविंसेस के समंदर में दाखिल हो गए, तो फ़ौरन ही, आपको पता है अंग्रेज़ बहुत सियाने होते हैं, अलाइड फोर्सेस ने, यानी अलाइड फोर्सेस में कौन कौन थे? फ्रांस, आर्मीनिया, इटली और बरतानिया। तो बरतानिया के सियासतदान आपको पता है कि बहुत तेज़ और चालाक और मकार है, उन्होंने इंडिया पे भी कब्जा किया हुआ था। तो फ़ौरन ही अलाइड फोर्सेस ने ये कहा कि आपने गलत बंदा सेलेक्ट करके भेज दिया है, मुस्तफ़ा कमाल को रोकें, इसको ना जाने दें गवर्नर जनरल बन के ईस्टर्न प्रोविंसेस की तरफ। लेकिन मुस्तफ़ा कमाल ईस्टर्न प्रोविंसेस एनाटोलिया यानी अनातोलिया के गवर्नर जनरल बनकर रवाना हो चुके थे और उस वक्त तक अंग्रेज़ों ने बहुत देर कर दी उनको रोकने में। मुस्तफ़ा कमाल जो हैं वो ईस्टर्न प्रोविंसेस के गवर्नर जनरल बनकर जो है वो रवाना हो गए। तीसरी वीडियो, और ये इसमें आपको डेट और सारे मैप्स के थ्रू सारी चीज़ें समझाई जाएंगी, ये सेकंड वीडियो है। थर्ड वीडियो है मुस्तफ़ा कमाल, ग्रीक ऑक्यूपेशन एंड टर्किश रिएक्शन। मुस्तफ़ा कमाल, उसके बाद जैसे ही मुस्तफ़ा कमाल गवर्नर जनरल बनकर ग्रीक अनातोलिया के सूबे में पहुँचे, वहाँ पर पहुँचते ही उनके पहुँचते ही क्या हुआ, मुस्तफ़ा कमाल ने अपनी फ़ौज को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और कोशिश करना शुरू कर दी कि ये जो अलाइड फोर्सेस हैं, इत्तेहादी फ़ौजें हमारे मुल्क पे कब्ज़ा करके बैठ गई हैं, इनको मुल्क से बाहर निकाल दिया जाए। मुस्तफ़ा कमाल बहुत ही ज़ीरक और दानिशमंद हुक्मरान थे। मुस्तफ़ा कमाल जो थे वो तुर्की के निजात दहिंदा भी थे और तुर्की के लिबरेटर भी थे। उन्होंने फ़ौरन ही ये समझ लिया था कि इत्तेहादी फ़ौजें कभी भी तुर्की पे हुक्मरानी करने की बजाय तुर्की को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर देंगी ताकि तुर्की का नाम और निशान दुनिया से मिटाया जा सके और कभी भी दोबारा सल्तनत उस्मानिया ईसाइयों के सामने वैसे ना खड़ी हो सके जैसे हमेशा से आहनी दीवार बन के खड़ी रही। चुनाचा उनको पहले से ही इन सब बातों का इल्म था। अभी मुस्तफ़ा कमाल ने आज़ादी की तहरीक शुरू ही की थी कि दूसरी तरफ से, उनके दूसरे समंदर से, मेडिटेरेनियन सी बहेरा रूम से, जो उनका कॉमन है यूनान और तुर्की के दरमियान एक कॉमन समंदर है मेडिटेरेनियन सी, वहाँ से यूनानी फ़ौजों ने आके, जैसे हम कहते हैं ना पंजाबी में, चौथे महल्ले उठ के आके उन्होंने तुर्की पे अटैक करके तुर्की की सबसे अमीर, जो तुर्की का सबसे अमीर सूबा था आयदीन, उस पर कब्जा कर लिया। जिस पे अब क्या होना था, होना तो ये चाहिए था बादशाह सलामत के कहने के मुताबिक, जैसे लोगों को उन्होंने बेवकूफ़ बनाया हुआ था कि तुर्की की फ़ौज अब अलाइड फोर्सेस हैं। अगर तुर्की की फ़ौज अलाइड फोर्सेस थी तो उन अलाइड फोर्सेस को अब इन ग्रीक फोर्सेस के साथ लड़ाई करनी चाहिए थी तुर्की के लिए, तुर्की के आयदीन सूबे को बचाने के लिए इनको बाहर ग्रीक फोर्सेस को निकालने की कोशिश करनी चाहिए थी, यूनानी फ़ौजों को शिकस्त देने की कोशिश करनी चाहिए थी। लेकिन यूनानी फ़ौजों से लड़ाई करने के बावजूद जैसे ही उन्हें पता चला कि यूनान की फ़ौज तुर्की की तरफ बढ़ रही है, उन्होंने पीछे हटना शुरू कर दिया और वापस अपने बैरक्स में चले गए। जैसे ही पहला यूनानी फ़ौजी उतरा, वो वाला इलाका उन्होंने फ़तह कर लिया बग़ैर किसी रेजिस्टेंस के, बग़ैर किसी मज़ामत के, बग़ैर किसी लड़ाई के, जिस पर तुर्की के लोगों को बहुत गुस्सा आया। तुर्की के लोगों में
हुब्बुल वतनी का एक शोला जलने लगा कि ये क्या हो रहा है, हमारे तुर्की पे यूनानी कैसे कब्जा कर सकते हैं। यूनानी तो वो आए दिन तो तुर्की का एक अपना सूबा है, उसको कैसे वो ऐसे बगैर लड़ाई के फ़तह कर सकते हैं। इसलिए मुस्तफ़ा कमाल की जो प्रीचिंग है अपने मुल्क की आज़ादी की, वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई। उन लोगों ने आके मुस्तफ़ा कमाल को ज्वाइन करना शुरू कर दिया। और मुस्तफ़ा कमाल की जो एक्टिविटीज़ हैं आज़ादी हासिल करने के लिए, कि मुस्तफ़ा कमाल ने क्या एक्टिविटीज़ की एनाटोलिया में, ये आप मेरी वीडियो नंबर 4 है। वीडियो नंबर 4 है एक्टिविटीज़ ऑफ मुस्तफ़ा कमाल इन एनाटोलिया। अब एनाटोलिया में मौजूद मुस्तफ़ा कमाल ने अपनी सारी फ़ौजों को वो फ़ौरन उन्होंने मुजाहिदीन से मिलना शुरू कर दिया। वो फ़ौजें जिनके कमांडर्स, वो फ़ौजें जो छोटी छोटी टुकड़ियों में लड़ रही थी, उनके कमांडर से मिलना शुरू कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल वहाँ जाके अली फ़ाउद नाम के एक बहुत बड़े कमांडर से मिले। इनसे मिलकर उन्होंने यूनानियों को अपने मुल्क से बाहर निकालने का प्लान बनाया, अलाइड फोर्सेस के ख़िलाफ़ लड़ाई करने का प्लान बनाया। और मुस्तफ़ा कमाल ने वो सारी फ़ौज जो छोटी छोटी टुकड़ियों में अलग अलग रेजिस्टेंस कर रही थी, मज़ाहमत कर रही थी, उन सारी फ़ौजों को इकट्ठा करके दोबारा से तुर्की की फ़ौज बना ली। और इन फ़ौजियों से किसे मिलकर इन्होंने, मुस्तफ़ा कमाल ने और अली फ़ाउद ने ये डिसाइड किया कि हम गुरिल्ला लड़ाई लड़ेंगे। गुरिल्ला बैंड्स बनाए। गुरिल्ला बैंड्स कैसे लड़ते हैं? गुरिल्ला बैंड्स जो होते हैं वो सफ़ बंदी करके आमने सामने आके नहीं लड़ते, बल्कि अचानक हमला करते हैं और हमला करके हिट एंड रन की पॉलिसी से वो जो हैं वो फ़रार हो जाते हैं। हमला करने के बाद, नुकसान पहुंचाने के बाद ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे वो कभी थे ही नहीं। ना पता चलता है वो कब आएंगे, ना पता चलता है वो कहाँ चले गए। वो होते हैं गुरिल्ला बैंड्स। छुप कर लड़ाई करने के लिए ट्रेन किए जाते हैं। ये गुरिल्ला बैंड्स बनाए गए ताकि ग्रीक फोर्सेस जो अभी भी आयदीन के सूबे से आगे बढ़ रही थी, उनको रोका जा सके। उसके अलावा दूसरा काम मुस्तफ़ा कमाल ने ये किया कि जितने भी अपने मुल्क की नेशनल असम्बली में मौजूद लोग थे, जो ज़ाहिर है कि कैपिटल इस्तांबुल में मौजूद थे, उन सब को बुलाया कि वो सारे नुमाइंदे, नेशनल असम्बली के सारे नुमाइंदे अंकारा में आ जाएं। अंकारा एनातोलिया में एक बड़ा महफूज शहर था। उन्होंने कहा कि अपनी फ़ौज की हिफाजत में वो आकर तुर्की की नेशनल असम्बली को अंकारा में इस्टेब्लिश करें। जब तक इस्तांबुल में इत्तेहादी फ़ौजें मौजूद हैं तो वो कभी भी तुर्की के नुमाइंदों को तुर्की के लिए काम नहीं करने देंगी। वो तो उनको कठपुतली बना के रखेंगी, जैसे सुल्तान उनके हाथों में कठपुतली बन गया है। इसलिए तुर्की की नेशनल असम्बली को चाहिए कि वो अंकारा में आकर अपनी बैठे और यहाँ से अपना कानून साजी का काम करे और तुर्की को यहाँ से रिप्रेजेंट करे। तो चुनाचा बहुत सारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो मुस्तफ़ा कमाल के पास आ गए और मुस्तफ़ा कमाल ने अंकारा में कौमी असम्बली की बुनियाद रखने की कोशिश की। अब मुस्तफ़ा कमाल ने दो काम किए, गुरिल्ला बैंड्स बनाए ग्रीक्स के ख़िलाफ़ लड़ाई करने के लिए अपनी नेशनल आर्मी बनाकर, और दूसरा काम ये किया कि उन्होंने जो है वो नेशनल असम्बली की बुनियाद रखी अंकारा में। उससे अगला जो हमारा वीडियो है वो है मुस्तफ़ा कमाल टेलीग्राम्स नंबर 5 वीडियो है ये देखें। जैसी ये समरी, अगर आपने मुस्तफ़ा कमाल की स्टोरी को एक्सप्लोर करना है बिल्कुल वैसे ही स्टोरी वाइज, तो आप इस नंबरिंग को फॉलो करते जाएं। नंबर 1 वीडियो को देखें, मुस्तफ़ा कमाल की नंबर 1 वीडियो को देखें, फिर मुस्तफ़ा कमाल की सेकंड वीडियो को देखें, अपॉइंटमेंट ऑफ मुस्तफ़ा कमाल, फिर थर्ड वीडियो को नंबर 3 को फॉलो करें, फिर 4 पर जाएँ, फिर 5 वाली देखें, फिर 6 वाली देखें। इस तरह जब आप 21 वीडियोज़ देख लेंगे तो आपको मुस्तफ़ा कमाल का पूरा चैप्टर ना सिर्फ समझ आ जाएगा, समरी उसकी कहानी समझ आ जाएगी, बल्कि इसके सिनोनिम्स भी आपको सारे समझ आ जाएंगे और आप टेक्स्ट की रीडिंग भी कर सकेंगे। अच्छा, नंबर 4 हमारा पॉइंट, नंबर 5 पॉइंट्स पे हम पॉइंट पे आ चुके हैं। मुस्तफ़ा कमाल टेलीग्राम्स। मुस्तफ़ा कमाल जो है, जैसे ही मुस्तफ़ा कमाल की इन एक्टिविटीज़ का इल्म बादशाह महमद 4 को हुआ, उन्होंने फ़ौरन हुक्म दिया टेलीग्राम के ज़रिए से कि मुस्तफ़ा कमाल फ़ौरन एनाटोलिया आ जाएं। उसके जवाब में मुस्तफ़ा कमाल ने एक दूसरा टेलीग्राम लिखा। मुस्तफ़ा कमाल ने एक लंबा चौड़ा सा ज़ाती इमोशंस भरा सेंटिमेंटल किस्म का टेलीग्राम भेजा कि देखें हमारा तुर्की जो है वो गैर मुल्कियों के हाथों में चला गया है, आप हमारे बादशाह सलामत है, यहाँ पर तुर्की की फ़ौज इकट्ठी हो गई है, इनको बाहर निकालने के लिए आपके पास ये आखिरी मौका है कि आप अपनी सल्तनत को बचाएं और अपने जो है आबा अजदाद के तख्त को बचाएं और आप तुर्की में आ जाएं और फ़ौज की और लोगों की जो इकट्ठे हो गए हैं इन इत्तेहादियों के ख़िलाफ़ खुद रहनुमाई करें, खुद इनको लीड करें। ये आपके पास आखिरी मौका है तुर्की को बचाने का, अपने तख्त को बचाने का।
तो लेकिन महमद इस पर राज़ी नहीं हुए। महमद एक डरपोक हुक्मरान थे, शायद वो इतने ज़ीरक नहीं थे, इतने दानिशमंद नहीं थे और इतने जुर्रतमंद भी नहीं थे। चुनाचा उन्होंने फिर तीसरा टेलीग्राम यानी कि एक और टेलीग्राम भेजा और इसमें मुस्तफ़ा कमाल को हुक्म दिया कि बागी the rebel must report Anatolia himself. The rebel must report इस्तांबुल himself. बागी खुद आ जाए फ़ौरन इस्तांबुल में। जिसके जवाब में मुस्तफ़ा कमाल ने तुर्की की तारीख़ का सबसे अहम टेलीग्राम भेजा। वो था कि मैं एनाटोलिया में ही रहूँगा जब तक मेरी कौम आज़ादी हासिल नहीं कर लेती। और यही टेलीग्राम जो था, अल्लाह ताला ने इसको सच्चाई पे साबित किया और ये सच हुआ कि मुस्तफ़ा कमाल एनाटोलिया से उसी वक्त बाहर निकले जब उन्होंने अपने मुल्क तुर्की को आज़ाद करवा लिया इन अलाइड फोर्सेस से। तो इस तरह से ये 4 टेलीग्राम्स हैं जो उसके बाद इन टेलीग्राम्स के बाद नंबर 6 है मुस्तफ़ा कमाल सटल्टी ऑफ महमद। मुस्तफ़ा कमाल जो थे वो उन्होंने असम्बली भी अंकारा में बुला ली और फ़ौज भी अंकारा में इकट्ठी कर ली। इस पर महमद को समझ आ गई कि एनाटोलिया के जो जितने भी सूबे हैं, आयदीन का सूबा है और इसके अलावा एनाटोलिया का है, इसके अलावा और भी मुख्तलिफ सूबे हैं जो मैंने आपको इस नंबर 6 वीडियो में बताए हुए हैं, सटल्टी ऑफ महमद। और इसमें फिर मैप्स के ज़रिए से एलैबोरेशन है सारी के कैसे कौन कौन से सूबे मुस्तफ़ा कमाल के अंडर चले गए और कौन कौन से जो इलाके हैं वो महमद के पास थे। अभी महमद के पास तो नहीं थे, खैर वो अलाइड फोर्सेस के पास थे। तो सटल्टी का मतलब होता है, इसमें बी साइलेंट होता है, सटल्टी ऑफ महमद का मतलब महमद की मक्कारी। महमद ने एक चाल चली मुस्तफ़ा कमाल के ख़िलाफ़, मुस्तफ़ा कमाल से अपने सूबे वापस लेने के लिए। उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि जो भी पार्लियामेंटेरियंस अंकारा में गए हैं वो जो एक्टिविटीज़ अंकारा में कर रहे हैं उनको मैं इजाज़त देता हूँ कि वही एक्टिविटीज़ अपनी इस्तांबुल में करें। मैं भी उनका साथ दूँगा, उन्हें किसी किस्म की रोक टोक नहीं होगी और उनको फ़ायदा ये होगा अंकारा से इस्तांबुल आने का कि वो सुल्तान के मुखालिफ भी नहीं रहेंगे और बादशाह सलामत की रजामंदी भी उन्हें हासिल होगी। मुस्तफ़ा कमाल ने उन पार्लियामेंटेरियंस को समझाने की कोशिश की कि आप वहाँ पर कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर तो अलाइड फोर्सेस मौजूद हैं, उनकी हुकूमत है, वो आपको तुर्की के लिए कुछ भी करने नहीं देंगी। वो तो सारा कुछ अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट कराने के लिए आपको मजबूर कर देंगी, आपको कठपुतली बना देंगी। लेकिन बहरहाल ये पॉलिटिशियंस इतने समझदार नहीं थे जितने मुस्तफ़ा कमाल थे। ये पॉलिटिशियंस मुस्तफ़ा कमाल को छोड़ के दोबारा से सुल्तान के पास इस्तांबुल चले गए, असेंबली वहाँ चली गई और इन्होंने वहाँ जाकर एक यूज़लेस काम शुरू कर दिया, तुर्की की आज़ादी की कोशिश शुरू कर दी, जो कि जाहिर है कि अलाइड फोर्सेस जिसकी इजाज़त नहीं देंगे। लेकिन मुस्तफ़ा कमाल के ख़िलाफ़ बहरहाल किसी हद तक महमद अपनी चाल में कामयाब हो गए और उन्होंने अपनी फोर्सेस को तो इकट्ठा नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने पॉलिटिशियंस को वापस बुला लिया। ये थी उनकी सियासी चाल। नंबर 7 पे हमारा है डिफीट ऑफ अलाइड फोर्सेस इन टर्की बाय मुस्तफ़ा कमाल। मुस्तफ़ा कमाल ने पॉलिटिशियंस के जाने पे मुस्तफ़ा कमाल थोड़ा से डिसअपॉइंट तो हुए, लेकिन उससे मुस्तफ़ा कमाल को बहुत सारा टाइम मिल गया जो उन्हें पॉलिटिशियंस के साथ निगोसिएशंस में ज़ाया करना पड़ता था। वो जो हैं वो विलेज टू विलेज जाना शुरू हो गए, गांव-गांव गए, उन्होंने लोगों को उकसाया आज़ादी की जद्दोजहद के लिए और बेशुमार लोग आम किसान जो हैं वो तुर्की की नेशनल आर्मी में दाखिल होना शुरू हो गए, शामिल होना शुरू हो गए और मुस्तफ़ा कमाल ने जंग शुरू कर दी। अलाइड फोर्सेस जितनी भी ईस्टर्न एनाटोलिया में और ईस्टर्न प्रोविंसेस में मौजूद थे, अपने सारे मशरकी सूबों से अलाइड फोर्सेस को बाहर निकालना शुरू कर दिया। अलाइड फोर्सेस की कुमक आती थी, जितनी भी रीइंफोर्समेंट आती थी वो बगदाद रेलवे स्टेशन से आती थी। इस बगदाद रेलवे स्टेशन को भी एनाटोलिया के सूबे से खाली करवा लिया गया और इस तरह से अलाइड फोर्सेस मजबूर होकर बाहर निकल गई और ईस्टर्न सूबे जो जितना भी ईस्टर्न हिस्सा है तुर्की का उसको मुस्तफ़ा कमाल ने आज़ाद करवा लिया। और नंबर 8 पे है ये मुस्तफ़ा कमाल प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल असेंबली। अब मुस्तफ़ा कमाल जो थे वो उन्होंने लड़ते लड़ते जो है अपने सारे ईस्टर्न प्रोविंसेस को खाली करवा लिया अलाइड फोर्सेस से। अलाइड शिप्स जो हैं वो बंदरगाहों में खड़े थे लेकिन बेबस थे, कुछ कर नहीं सकते थे। मुस्तफ़ा कमाल की फ़ौज ने यानी नेशनल टर्किश आर्मी ने उनको शिकस्त दे दी थी और अब उन्होंने उन्हें बहुत गुस्सा आया बादशाह पे, पार्लियामेंट पे, और उन्होंने इस्तांबुल का घेराव कर लिया क्योंकि आपको पता है कि इस्तांबुल में और बादशाह और अलाइड फोर्सेस की हुकूमत थी। तो इस्तांबुल में ये जो पार्लियामेंट मुस्तफ़ा कमाल को
छोड़ के गई थी, इसका उन्होंने घेराव कर लिया और इनको क्या किया कि डिसमिस कर दिया पार्लियामेंट को, और ये अपनी जान बचाते हुए वापस अनकरा गए और मुस्तफ़ा कमाल से मिल गए। यहाँ पर मुस्तफ़ा कमाल ने दोबारा से नेशनल असम्बली को अनकरा में इकट्ठा किया और मुस्तफ़ा कमाल यहाँ पर जो है वो प्रेसिडेंट बन गए अपने मुल्क के। ठीक है, ये आपको ये सारी डिटेल्स बहुत अच्छी तरह से मैप्स के साथ मिलेंगी, जो मेरी वीडियो नंबर 8 है, मुस्तफ़ा कमाल प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल असम्बली। उसके बाद नंबर 9 पे है मुस्तफ़ा कमाल ट्रीटी ऑफ सर्व्स। ये ट्रीटी ऑफ सर्व्स जो है ये आपकी बुक में ये वर्ड यूज़ नहीं किया गया, लेकिन आपको उस माहिदे की टर्म्स बताई गई हैं। इन्होंने फिर अलाइड फोर्सेस ने कहा कि हम इस्तांबुल को तब छोड़ेंगे अगर बादशाह महमद हमारी दिए गए माहिदे पर साइन करें, और उस माहिदे को ट्रीटी ऑफ सर्व्स का नाम दिया जाता है। ट्रीटी ऑफ सर्व्स में उन्होंने महमद को कठपुतली की तरह इस्तेमाल करके सारे तुर्की के सारे मुख्तलिफ हिस्सों को आपस में बांटने के लिए साइन करवा लिए ट्रीटी ऑफ सर्व्स में। और उन्होंने कहा कि ये वाला हिस्सा इटली को दे दिया जाएगा, ये वाला हिस्सा आर्मीनिया, ईस्टर्न एनाटोलिया आर्मीनिया को दे दिया जाएगा, एक हिस्सा इटली को दे दिया जाएगा। जिस हिस्से पर ग्रीक फोर्सेस ने कब्ज़ा किया हुआ है वो उससे भी बड़ा हिस्सा ग्रीस को, यूनान को दे दिया जाएगा। और जो अरबी इलाके हैं जिसमें मक्का और मदीना वाला हिस्सा है वो बरतानिया के कंट्रोल में चला जाएगा, और जो दूसरा शाम, उर्दन, लीबिया, ये वाला जो, या इराक और यूएई वाला जो हिस्सा है ये फ़्रांस को दे दिया जाएगा, फ्रांस के कंट्रोल में आ जाएगा। फ्रांस की मैंडेटरी जो रियासतें हैं ये बन जाएंगी। तो इससे ये हुआ कि ट्रीटी ऑफ सर्व्स से ट्रीटी ऑफ सर्व्स के मुताबिक इत्तेहादी तुर्की को आपस में बांट लेंगे, और उस पर उन्होंने महमद IV यानी तुर्की के पादशाह से साइन करवा लिए। और ये बड़े अफसोस की बात है कि एक जीती हुई फ़ौज जो है उसके होते हुए एक बादशाह ने तुर्की को डिवाइड करने के जो है माहिदे पे साइन कर दिया। उसके बाद नंबर 9 के बाद नंबर 10 है मुस्तफ़ा कमाल डिफीटेड ग्रीस। डिफीटेड ग्रीस आपको पता है, जैसे ही ट्रीटी ऑफ सर्व साइन की बादशाह ने, तो अलाइड फोर्सेस तो बेबस हो गई। वो तो इटली वो हिस्सा ले सका ना, आर्मीनिया वो हिस्सा ले सका, क्योंकि वहाँ से अलाइड फोर्सेस को निकाल दिया गया था। लेकिन क्या हुआ कि ये जो है जहाँ पर यूनान ने कब्ज़ा किया हुआ था, आइदीन, मैंने आपको पहले बताया कि आइदीन पर यूनानी फोर्सेस ने कब्ज़ा कर लिया था, क्योंकि अलाइड फोर्सेस ने कोई रेजिस्टेंस ही नहीं की उनके ख़िलाफ़, तो आराम से उन्होंने जितना एरिया चाहा उस पर कब्ज़ा कर लिया। उससे भी बड़ा एरिया जिस पे वो कब्ज़ा कर चुके थे यूनानी फ़ौजें, तुर्की के जिस एरिए पे आइदीन पे कब्ज़ा कर चुके थे, उससे भी बड़ा एरिया ट्रीटी ऑफ सर्व्स के मुताबिक बादशाह सलामत ने अपने साइन के ज़रिए से यूनान को देने का माहिदा तय कर दिया था। और अलाइड फोर्सेस को तो समझ आ गई कि वो इलाके नहीं ले सकते जो वो तुर्की को आपस में मारना चाहते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। आर्मीनिया को भी समझ आ गई, वो भी हराया जा चुका था और अलाइड फोर्सेस को भी शिकस्त दी जा चुकी थी। लेकिन ग्रीक फोर्सेस ने हमला कर दिया जैसे ही ट्रीटी ऑफ सर्व साइन हुई, उस हिस्से पर कब्ज़ा करने के लिए जो ट्रीटी ऑफ सर्व्स के मुताबिक उनको दिया जाना था। चुनाचा मुस्तफ़ा कमाल ने वहाँ पर मेडिटेरेनियन सी जो है, मैंने बताया कि यूनान और तुर्की के दरमियान मेडिटेरेनियन सी है, मेडिटेरेनियन सी में से यूनानियों ने अपनी फ़ौजें दाखिल की। फिर एक दरिया है जो समंदर के साथ मिलता है, उसका नाम है स्कारिया रिवर। स्कारिया रिवर के ज़रिए से ये ऊपर आते गए, अपनी फ़ौज को लाकर बेशुमार कसरत से इन्होंने अपनी फ़ौजें जो हैं ग्रीक डिस्ट्रिक्ट में दाखिल कर दी। वो ग्रीक डिस्ट्रिक्ट जो तुर्की का हिस्सा था, लेकिन बादशाह महमद की ट्रीटी ऑफ सर्व्स के मुताबिक यूनान को दिया जाना था। चुनाचा वहाँ पर स्कारिया रिवर पर एक गांव था जहाँ पर ये आर्मी यूनान की उतरना शुरू हो गई। बेइंतहा कसरत से ये लोग उतर रहे थे और मुस्तफ़ा कमाल के सिर्फ 2 फ़ौजियों ने इनको 14 दिन तक वहाँ रोके रखा। बहुत बेबाकी से मुस्तफ़ा कमाल के फ़ौजियों ने लड़ाई की, काट काट कर इनको नीचे फेंकते रहे, ऊपर पहाड़ों पर वो जमे रहे और ग्रीक फोर्सेस जो हैं बेशुमार तादाद में पीछे से आती रहीं, स्कारिया रिवर से हमला करती रहीं। एक पूरा साल तक मुस्तफ़ा कमाल ने इन ग्रीक फोर्सेस के साथ लड़ाई की। आहिस्ता आहिस्ता ये पीछे हटना शुरू हुई, स्कारिया रिवर के ज़रिए से वापस गई और मेडिटेरेनियन सी में दाखिल हो गई। मुस्तफ़ा कमाल ने हुक्म दिया कि इन फ़ौजों का मेडिटेरेनियन सी में भी पीछा किया जाए, यहाँ तक कि ये वो समंदर भी जो तुर्की के साथ लगता था इन ग्रीक फोर्सेस से खाली करवा लिया गया। और इस तरह से यूनानी फ़ौजें पसपा होकर वापस यूनान लौट गईं और मुस्तफ़ा कमाल ने यूनान का कब्जा शुदा इलाका भी खाली करवा लिया।
ये मैंने जो वीडियो है ना ट्रीटी ऑफ सर्व्स वाली, इसमें मैंने आपको वो पूरा नक्शा दिखाया है जिसमें वो ग्रीक डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, इटली की डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, बरतानिया को मैंडेटरी इलाके कौन से हैं और डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, फ्रांस के मैंडेटरी इलाके कौन से हैं, डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, उसमें बड़ी डिटेल से मैंने आपको समझाया है। और ये जो ग्रीक की डिफ़ीट है, ग्रीस यूनान की डिफ़ीट है, इसके बारे में मैंने आपको सारा पिक्चर्स के साथ इसमें एलैबोरेट किया है। उन 2 सोल्जर्स की पिक्चर्स दिखाई हैं जो ऊपर पहाड़ के ऊपर डटे हुए थे और नीचे ग्रीक फोर्सेस कैसे हमला कर रही थी, ये सारा मैंने आपको पिक्चर्स के ज़रिए से एक्सप्लेन किया है। और ये उस वक्त की हिस्टोरिक पिक्चर्स आज भी मौजूद हैं। उसके बाद जो वीडियो नंबर 11 है वो है ग्रीक अटैक एंड डिफीट एक्सरसाइज क्वेश्चन। इसमें वो क्वेश्चंस दिए गए हैं जो ग्रीक अटैक और डिफीट से रिलेटेड है। चूँकि आपको पता है कि आपको इससे शॉर्ट क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आने हैं, तो इसमें सारे वो क्वेश्चंस डिस्कस किए गए हैं जो आपकी एक्सरसाइज में दिए गए हैं, जिसमें ग्रीक अटैक और उनकी डिफीट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपकी एक्सरसाइज में हैं वो सॉल्व करके मैंने इसमें आपको वीडियो नंबर 11 में समझाए हैं। और वीडियो नंबर 12 जो है वो मुस्तफ़ा कमाल अबॉलिशिंग द सल्तनेट। सल्तनत जो होती है वो होती है शहनशाह। आपको पता है कि तुर्की अब तक, जब तक मुस्तफ़ा कमाल ने खाली नहीं करवाया, जब तक महमद फोर के अंडर था ये तुर्की, उस वक्त तक ये एक शहनशाह की रियासत थी और शहनशाह का नाम था महमद फोर जो है वो अभी तक तुर्की की फ़ौजें जीत चुकी थी। तुर्की को पहले अलाइड फोर्सेस से खाली करवाया गया, फिर यूनानियों को 1 साल की पूरी मुहिम जंग के बाद शिकस्त दी गई। उसके बाद अब मुस्तफ़ा कमाल इज़मीर में मौजूद थे और वहाँ पर वो प्रेसिडेंट के तौर पर मौजूद थे, लेकिन मुख्तलिफ़ जगहों पर जो हैं इज़मीर में ही हंगामे फूटना शुरू हो गए और सारा इज़मीर जलाकर राख कर दिया गया, क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल के साथ साथ महमद भी वहाँ मौजूद थे और पातशाह के तरफ से जो बगावतें हो रही थी उसमें जो है मुल्क का बहुत नुकसान हो रहा था। चुनांचे मुस्तफ़ा कमाल ने ये डिसाइड किया कि नेशनल असम्बली ये करारदाद पास करे कि मुल्क से शहनशाहत का ख़ात्मा किया जाता है, बादशाहत का तुर्की से ख़ात्मा किया जाता है। नेशनल असम्बली ने पुरजोश अंदाज में बड़े ज़बरदस्त अल्फाज में तुर्की से बादशाहत के ख़ात्मे का ऐलान किया। और उस वक्त जो था वो बादशाह महमद जो हैं अब सिर्फ बादशाह नहीं, क्योंकि वहाँ की पार्लियामेंट ने ये कानून पास कर दिया था कि अब तुर्की जो है उसमें बादशाहत का ख़ात्मा किया जाता है। तो महमद फोर जो थे वो उन्होंने बरतानिया से दरख्वास्त की कि वो उसको पनाह दें। महमद फोर को बरतानिया ने सियासी पनाह दी और वो अपने साथ महमद फोर को एक एम्बुलेंस में बैठा कर ले गए और इस तरह से तुर्की से सल्तनत उस्मानिया का ख़ात्मा हुआ और तुर्की जो है बना। और तुर्की के पहले प्रेसिडेंट थे मुस्तफ़ा कमाल और उनके पहले प्राइम मिनिस्टर थे इस्मत इनोनी। इससे रिलेटेड सारी चीज़ें डिटेल्स जो हैं, बहुत लंबी चौड़ी डिटेल है, वो मैंने 12 में वीडियो नंबर 12 में डिस्कस की है, अबॉलिशिंग द सल्तनत। और लास्ट है एग्ज़ाइल ऑफ द लास्ट सुल्तान। ये लास्ट सुल्तान जो हैं उसके बाद मैंने आपको बताया कि उन्होंने ब्रिटिश हाई कमीशन से रिक्वेस्ट की कि बरतानिया उनको सियासी पनाह दे। महमद फोर उनके साथ एक एम्बुलेंस में बैठे, कुछ सामान लिया अपना और हमेशा के लिए बरतानिया चले गए और इस तरह से तुर्की को छोड़ गए, क्योंकि एक ऐसा सुल्तान, अब ऐसा बादशाह, दिलों का बादशाह तुर्की में मौजूद था जो शायद महमद फोर से की निस्बत बहुत ज़्यादा लोगों के दिलों का हुक्मरान था तुर्की में, और तुर्की का नजात दहिंदा था, तुर्की का लिबरेटर था, तुर्की को आज़ाद कराने वाला, यानी मुस्तफ़ा कमाल वहाँ पर मौजूद थे। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अब यहाँ तक तो थी तुर्की की आज़ादी की कहानी, तुर्की पर कब्ज़े से लेकर तुर्की की आज़ादी की कहानी या मुस्तफ़ा कमाल की कहानी। लेकिन आगे मुस्तफ़ा कमाल जब प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने अपने मुल्क को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, अपने मुल्क को इम्प्रूव करने के लिए, एक बेहतर और मजबूत मुल्क बनाने के लिए बहुत सारी रिफॉर्म्स, बहुत सारी इस्लाहात की, जो इस्लाहात इस चैप्टर के एंड पे आपको दी गई हैं वो आपको मेरे चैनल पे यानी www.youtube.com/v/sawam पे मिलेंगी। वीडियो नंबर 14 मुस्तफ़ा कमाल रिफॉर्म्स ऑफ एजुकेशन। पहली जो रिफ़ॉर्म थी वो एजुकेशन से रिलेटेड रिफ़ॉर्म थी। मुस्तफ़ा कमाल ने अपने मुल्क को एजुकेट करने का फ़ैसला किया। उन्होंने कहा कि वो सारे मुल्क को पढ़ाएंगे, हर शख्स यहाँ पर लिखना और पढ़ना जानता होगा। इस मकसद के लिए उन्होंने सबसे बड़ा काम जो किया वो ये था कि तुर्की का पुराना स्क्रिप्ट यानी रस्मुल ख़त चेंज करके रोमन स्क्रिप्ट को राइज किया और उन्होंने जो है बहुत सारे टीचर्स को ट्रेन किया। सब लोग जो हैं वापस स्कूल चले गए। मुस्तफ़ा कमाल ख़ुद चौक पकड़ के गांव-गांव गए और लोगों को नए स्क्रिप्ट का इस्तेमाल सिखाया।
दूसरा जो इस सिलसिले में लोगों को एजुकेट करने में उनके लिए उन्होंने बड़ी रिफ़ॉर्म की, वो थी लैंग्वेज को सिंप्लीफाई करना। उनकी लैंग्वेज में पर्शियन के टर्किश लैंग्वेज में पर्शियन के और अरेबिक के बहुत सारे वर्ड शामिल हो गए थे। लैंग्वेज को प्योरीफाई करने के लिए उन्होंने एक कमेटी बनाई जिसका काम था कि अरेबिक और पर्शियन ओरिजिन के अल्फाज को रिप्लेस कर दे तुर्की के बुनियादी अल्फाज से, और इस तरह से लैंग्वेज भी सिंपल हो गई और स्क्रिप्ट भी सिंपल हो गया और मुस्तफ़ा कमाल ने लोगों को एजुकेट किया, अपनी कौम को एजुकेट किया। दूसरा जो था, दूसरी रिफ़ॉर्म जो मेरी वीडियो नंबर 15 मुस्तफ़ा कमाल रिफ़ॉर्म इन ओल्ड टाइटल्स में आपको मिलेगी। इसमें मुस्तफ़ा कमाल ने जो पुराना टाइटल इस्तेमाल होता था पाशा का, वो उसको अबॉलिश कर दिया, ख़त्म कर दिया। उसकी जगह बे, मर्दों के लिए बे का टाइटल और औरतों के लिए बेअन का टाइटल जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। इसमें ये जो रिफ़ॉर्म है, आपको अगर रिटन फॉर्म में समझ नहीं आ रही कि बे और बेअन किस तरह लिखना है, तो आप वीडियो नंबर 15 रिफ़ॉर्म्स इन ओल्ड टाइटल्स में जाकर इसको विज़िट कर लें। सबसे मज़े की जो रिफ़ॉर्म जो वीडियो मुझे पसंद है इन सब रिफ़ॉर्म्स में से, वो है मेरी फेवरेट वीडियो नंबर 16 मुस्तफ़ा कमाल रिफ़ॉर्म्स इन हेड ड्रेस। इसमें मैंने मुस्तफ़ा कमाल ने फैज़ नाम का एक ड्रेस जो है उनके सरों पर तुर्की लोग लेते थे, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल ने इसको बैन कर दिया, इसको अबॉलिश कर दिया और इसकी जगह हैट को इंट्रोड्यूस करवाया। फैज़ जो है ये मैंने आपको दिखाई हुई है कि फ़ैज़ क्या होती है इस वीडियो में, और अगर आपने देखना है कि फ़ैज़ क्या होती है तो आप मेरी इस वीडियो को विज़िट करें। 16 मुस्तफ़ा कमाल रिफ़ॉर्म इन हेड ड्रेस। मुस्तफ़ा कमाल ने फैज़ को रिप्लेस कर दिया हैट के साथ, और मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि फैज़ जो है चूँकि यूनानी कल्चर का हिस्सा है, उसके यूनानी कल्चर से निकली है और अब वो तुर्की कल्चर में भी अगरचे इस्तेमाल हो रही थी बहुत देर से, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल ने उसको चेंज कर दिया। उन्होंने कहा चूँकि हमने यूनानियों के ख़िलाफ़ अपनी जंग आज़ादी लड़ी है, इसलिए हम यूनानियों के हेड ड्रेस को नहीं इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद से हैट को जो है वो इस्तेमाल किया जाने लगा तुर्की में बहुत तेज़ी से। और कैसे लोगों ने हैट्स जो हैं, क्योंकि हैट्स की वहाँ पे बहुत कमी थी, हैट वहाँ कोई भी नहीं पहनता था, कैसे लोगों ने मुख्तलिफ जगहों से रैंसैक कर के हैट्स हासिल की, ये सारी आपको डिटेल इस वीडियो में मिल जाएगी। नंबर 17 पे, यानी कि जो रिफ़ॉर्म नंबर 4 है, वो मेरी 17th वीडियो है मुस्तफ़ा कमाल रिफ़ॉर्म्स इन स्टेटस ऑफ विमेन। ये जो मुस्तफ़ा कमाल की रिफ़ॉर्म है ना, स्टेटस ऑफ विमेन में औरतों के जो सोशल स्टेटस था, माशरती हैसियत थी उनकी, या उनको उसको चेंज करने के लिए मुस्तफ़ा कमाल ने 2 बड़ी रिफ़ॉर्म की। एक रिफ़ॉर्म जिसके ऊपर बहुत तनकीद की जाती है वो ये है कि मुस्तफ़ा कमाल ने वेल को, औरतों के चेहरे के पर्दे को बैन कर दिया। और दूसरी चीज़ ये है कि औरतों को हायर एजुकेशन देना शुरू की और उनको साइंस में और हायर एजुकेशन में वही डिग्रियाँ देनी शुरू की जो कि आदमियों को दी जाती थी। इसके लिए मुस्तफ़ा कमाल ने गाँव-गाँव जाके मर्दों को इस तब्दीली के लिए तैयार किया। उसके बाद जो रिफ़ॉर्म नंबर है 5, लेकिन आपको मिलेगी वीडियो नंबर 18 मुस्तफ़ा कमाल इकोनॉमिक रिफ़ॉर्म्स होती हैं, ये इकोनॉमिक रिफ़ॉर्म में मिलेगी। ये 18 वीडियो है मुस्तफ़ा कमाल ने। इससे रिलेटेड आपके 2 क्वेश्चंस भी हैं आपकी बैक एक्सरसाइज में, एक वो है इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स के बारे में और एक इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में। ये दोनों क्वेश्चन भी मैंने अपने वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं आपके साथ। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में ये है कि मुस्तफ़ा कमाल ने अपने मुल्क में, जब मुस्तफ़ा कमाल आए 1919 में सिर्फ 150 फैक्ट्रीज़ थी, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल ने 2000 फैक्ट्रीज़ कर दी बहुत जल्द, और वहाँ पर हैवी इंडस्ट्री को प्रमोट किया, बहुत सारी सड़कें बनवाई, बहुत सारी रेलवे स्टेशन बनवाए, और इसके अलावा उन्होंने अपने मुल्क के कर्ज़े को 1/10 कर दिया। और उसके बाद जो रिफ़ॉर्म नंबर है 6 मुस्तफ़ा कमाल, वो यहाँ पर रिफ़ॉर्म ख़त्म हो गई और लास्ट पैराग्राफ है जिसमें जनरली मुस्तफ़ा कमाल की रिफ़ॉर्म्स को डिस्कस किया गया। उसका टेक्स्ट भी और उसके सिनोनिम्स मैंने आपको वीडियो नंबर 19 में पढ़ाए हैं, और जो वीडियो नंबर 20 है वो यही वाली वीडियो है जो आप देख रहे हैं, समरी ऑफ मुस्तफ़ा कमाल, यानी मुस्तफ़ा कमाल या तुर्की की आज़ादी की जो तहरीक है या जो कहानी है उसकी समरी, इस पूरे चैप्टर की समरी ये हम देख रहे हैं, और ये हमारी समरी भी यहाँ ख़त्म हो गई। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जो है www.youtube.com/c/sabamam। थैंक यू सो मच। बहुत खुश रहिएगा इन कोरोना डेज़ में, अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। कीप वेयरिंग योर मास्क। थैंक यू सो मच।